ये एक बड़ी ट्रेड डील हो गई। ईयू के साथ जो डील हुई थी उसको कहा गया था मदर ऑफ ऑल डील्स। लोग मजाक में अमेरिका के साथ होने वाली डील को कह रहे थे डैडी ऑफ ऑल डील्स। अब डैडी ऑफ ऑल डील्स भी हो गई। अब सवाल यह है कि यह डील हुई कैसे। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई और उसके बाद ट्रंप की तरफ से यह जानकारी दी गई कि हम दोनों ने बात करके इस ट्रेड डील को फाइनल कर दिया है और टैरिफ भारत के ऊपर से 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे हुआ क्या, ये जो भी इसके पीछे वर्किंग्स हो रही थी, कैसे इस नतीजे पर कल दोनों देश पहुंचे। देवेंद्र, और सर, अब तकरीबन 1-1.25 महीने पहले भारत ने अपनी तरफ से, जो भारत के नेगोशिएटर हैं ट्रेड डील को लेकर, वो अपनी तरफ से अमेरिकी प्रशासन को ये बता दिया था कि ये फाइनल फॉर्मेट है, फाइनल ऑफर है हमारे तरफ से, हम इस पे एग्री हो सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ और ऑफर नहीं कर सकते। और उसके बाद अब कॉल अमेरिका को लेना था। और तब जब हम लोग पूछते थे कि भारत के पावर कॉरिडोर में कि कब हो जाएगा ट्रेड डील, तब उनका ये कहना था कि 1 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, या ना भी हो। तो फिर हम लोग पूछते थे इसका मतलब क्या हुआ। बोले इसका मतलब ये हुआ कि अब सब कुछ क्योंकि उनके हाथ में है, हमें जो ऑफर करना था हम कर चुके हैं, वो अगर तैयार हो जाएंगे तो 1 दिन में अनाउंस हो जाएगा, तैयार नहीं होंगे तो वक्त लगेगा। तो जितना वक्त लेना है ये उनको कॉल लेना है। अब हमारे तरफ से ट्रेड डील को लेके कुछ नहीं होना है, कोई नेगोशिएशन नहीं होना है। और आखिरकार वही हुआ। अमेरिका ने उस प्रस्ताव को स्वीकारा, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की। और जिस फ़ोन कॉल को लेकर अमेरिका में पहले भी चर्चा होती थी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन कर देते तो शायद कुछ हो जाता। आखिरकार हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप को ही प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करना पड़ा और फिर उस ट्रेड डील को लेके तो हमारी तरफ से कुछ, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई नई चीज उस डील में ऐड करने के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एफर्ट पहले से जो होना था वो हुआ। और निश्चित तौर पे सौरभ, एक चीज़ जैसे एकदम से समझने की रहती है कि भारत का ग्राहक अमेरिका है, ट्रेड सरप्लस आप हैं, यानी कि व्यापार घाटे में अमेरिका के साथ नहीं है, नहीं अमेरिका आपका कंपटीटर है। तो ऐसे कंडीशन में दुनिया में हाईएस्ट परचेसिंग पावर अमेरिका के पास है। तो ऐसे में उस तरह के ग्राहक, उस तरह के देश को आप छोड़ कैसे सकते हो, उसके तमाम नखरे भी आप बर्दाश्त करोगे। दूसरा, सुपर पावर तो है ही है, तो उसमें क्योंकि अगर उनके साथ आप रिश्ते खराब करें तो उसके कई सारी चीज़ें असर पड़ सकती हैं, साथ में चलें तो चौतरफा फायदा होगा। तो इन सारे पैरामीटर्स में भारत को जो करना चाहिए था, भारत लगातार वो करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जब फाइनल ऑफर दे दिया गया, उसके बाद हमारी तरफ से कुछ नहीं किया कोई एक्स्ट्रा कंसेशन भारत ने इसमें ऐसा दिया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जो लगे कि हाँ आखिरी टाइम में हमने चेंज कराया या कुछ किया। ओके, सो ये मतलब एब्सोल्युटली वन साइडेड कम्युनिकेशन उनकी तरफ से हुआ अचानक कि ओके नाउ अब टाइम आ गया, अब हम इसको कर देते हैं। बिल्कुल। और उसका इंतजार इस रूप में यहाँ था कि क्योंकि हम लोग अपना फाइनल ऑफर कर चुके थे, अब उस पर उनको सहमत होकर बताना था। वहां से आया पहले और फिर वो उन्होंने बता दिया। अब इसमें जो 3-4 बातें आई हैं, पहले तो हमारे यहाँ बड़ा इस बात पर बड़ा शोर है और अपोजिशन पार्टीज ये कह रही हैं कि ट्रंप ने कहा है कि भारत उनसे अमेरिका के कृषि उत्पाद भी खरीदेगा। तो एक हमारी रेड लाइन जो शुरुआत में बताई गई थी हमेशा वो यही थी कि भारत अपना कृषि और डेयरी सेक्टर नहीं खोलने जा रहा है। ट्रंप ने चूंकि अपनी पोस्ट में एग्रीकल्चर शब्द मेंशन कर दिया उन सामानों में जो भारत अमेरिका से खरीदेगा, तो इसलिए हमारे यहां पर कहा जा रहा है कि क्या अब हमारे यहां पर अमेरिकी कृषि उत्पाद आएंगे तो हमारे कृषकों का क्या होगा। इसको लेकर क्या क्लैरिटी है? सर, अब एक चीज़ की एग्रीकल्चर को लेकर जो हमारी रेड लाइन थी, वो रेड लाइन वैसे ही बरकरार है। उसमें ट्रेड डील को उससे अलग रखा गया है, चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लें या डेयरी की बात कर लें। एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर जैसे ब्लूबेरी सौरभ, देश में कितने किसान, कोई भी उत्पादन यहाँ पे होता है या यहाँ के किसान करते होंगे, यहाँ कितने लोग, उसकी खपत कितनी है। अभी भी हम लोग टैक्स भी लगाते हैं तो मात्र 3% टैक्स उस पर लगाते हैं, मतलब उसका कोई बहुत रोल नहीं है। इवन ब्लूबेरी की बात कर लें सौरभ, तो हम लोग तो कुछ दिन पहले ही सुने थे, हमारी सिस्टम अमेरिका में रहती है, उसने बताया कि हम लोग बहुत खाते हैं, तब मैं पहली बार खाया। तो यहाँ पर वो भारत के लिए खतरा ही नहीं था। और इस तरह के प्रोडक्ट, सेब की बात कर लें, सेब हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते ही हैं, अमेरिका से भी कर लेंगे। कैश्यू नट्स की अगर बात करें तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वहाँ से भी कर लेंगे। इस तरह के लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ वो पहले से ही था, उसमें ऐसा नहीं था कि वो अब किया गया, पहले ऑफर में ही उन सारी चीज़ों के लिए भारत ने ऑफर किया था। इसके अलावा जो चीज़ें थी जैसे सोयाबीन और इस तरह की चीज़ें हैं, कपास, कॉर्न, हाँ कपास, इस तरह की चीज़ें हैं, कॉर्न, तो उस तरह की चीज़ों को लेकर भारत की जो रेड लाइन थी वो बरकरार रही है। उसके पीछे वजह ये है कि अमेरिकी किसानों को जितनी सब्सिडी मिलती है हमारे किसानों को नहीं मिलती, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि आप फ्री छोड़ दें, तो भारत ने उसको वैसे ही रिजर्व रखा है। वो सेक्टर्स अभी संरक्षित ही वैसे ही रहेगा। अब उन्होंने कहा हम $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, तो पूछा जा रहा है कि भाई $500 बिलियन
कैसे करोगे? दोनों देशों के बीच कुल ट्रेड ही $200 बिलियन का होता है, तो $500 बिलियन का सामान भारत अमेरिका से कैसे खरीदेगा? कितने टाइम में खरीदेगा? क्या क्या सामान खरीदेगा? इसको लेकर के कोई बात, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया वो एक एम्बिशस डाटा जिसको कहते हैं ना, कि जब हम सोचते हैं कि 2030 में भारत और अमेरिका का जो व्यापार होगा वो किस प्रकार का होगा और किस वॉल्यूम तक जा सकता है। तो पिछले साल फरवरी में जब पीएम मोदी यूएस गए थे, तो उस समय ही इस बात को लेके ये डाटा सामने आया था कि हम अपने ट्रेड को हम लोग को इस लेवल तक लेके जाना है। और उस लिहाज से उस डाटा को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, क्योंकि वो ट्वीट में सारी बातें खुल के सब कुछ नहीं लिखी जा सकती, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये लगा कि वो ट्रेड डील का हिस्सा है। वो ट्रेड डील का कोई हिस्सा नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो एक एम्बिशस टारगेट है कि भारत और अमेरिका के बीच आगे अगले 5 साल में व्यापार किस प्रकार से होगा, अगले 7 साल में किस प्रकार से होगा, तो उसके डाटा के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने भी कोई टाइम पीरियड तो बताया नहीं कि हाँ ये 1 साल में ऐसा होना चाहिए, वो हो भी नहीं सकता। हमारे बजट का 85% हो जाएगा वो इस तरह से। अब सवाल जो 25% हम पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा था, वो रूस से तेल खरीदने को लेकर के लगाया गया था, वो भी हटा दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझसे ये कहा है कि अब भारत रूस का तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। आज भी 2026 जनवरी में भी एक तकरीबन 1 मिलियन बैरल्स पर डे भारत उनसे तेल इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये पिछले साल के अक्टूबर नवंबर महीने के मुकाबले में बहुत कम है, तब हम उनसे 7 मिलियन बैरल पर डे करीब खरीदते थे, तो 7 गुना कम हो गया। आप ऐसे उसका अंदाजा लगाइए, और आगे शायद और कम होगा, लेकिन बंद नहीं हुआ है। और अब रूस की प्रतिक्रिया भी आज आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी भारत से ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है कि भारत हमसे तेल खरीदना बंद कर रहा है। क्या सच्चाई है इसमें? सर, रूस यूक्रेन वॉर से पहले की अगर बात करें तो भारत रसा से 1% भी शायद बमुश्किल से तेल लेता होगा, क्योंकि वॉर शुरू हुआ उसके बाद रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर डिस्काउंट देना शुरू किया। और यूरोप और अमेरिका भी ये चाह रहे थे कि भारत अगर अपनी एनर्जी खपत का बड़ा हिस्सा रूस से ले ले, तो बाकी जो तेल उपलब्ध हैं उसमें भारत लेने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब उपलब्धता जब ज़्यादा रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम रहेंगी। उस लिहाज से उन लोगों का भी दबाव था। बाद में इसके सहारे जब आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की गई तो भारत लगातार उस बात को मना करते रहा और तेल लेना जारी रखा गया। अब स्थिति यह हो गई है कि जो डिस्काउंट पहले मिलता था वो बहुत नगण्य हो गया है। और दूसरी चीज़ कि भारत लंबे समय तक किसी एक देश पे अपने एनर्जी को लेके इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकता। जैसे अगर 40% 50% अपना ऑयल आप सिर्फ एक देश से ले रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा ऑप्शन सामने है, उसी तरह के रेट पे सामने है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के भारत को ये लगा कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है। इसके अलावा एलपीजी की अगर बात कर लें तो वो ऑलरेडी आप पीएनजी एलपीजी इन सारी चीज़ों को लेकर अमेरिका के साथ एक ऑलरेडी आप फायदेमंद स्थिति में हैं। तो कुल मिलाकर भारत इस कंडीशन में था कि रसा से तेल ना खरीदना या कम करना ये भारत के हितों को प्रभावित नहीं कर रहा था। अमेरिका क्योंकि उस बात को बहुत बड़ा इशू बना चुका था, तो उनकी अपनी पोजीशनिंग भी है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना घरेलू पॉलिटिक्स भी तो देखना है, तो उस तरह की चीज़ों को बोल रहे हैं। वेनेजुएला का तेल उन्होंने कहा अभी पीछे कि भारत खरीदेगा, और हमारी भारत से डील हो गई है इसको लेकर के, तो अब हम वेनेजुएला ऑयल की तरफ जाएंगे। हमारे जैसे प्राइवेट कंपनीज की बात कर लें तो 2019 तक तो वेनेजुएला से बड़ा हिस्सा तेल का आता था, एक बड़ी प्राइवेट कंपनी का। तो वो सारी चीज़ें तो वहाँ से हम लोग लेंगे, लेकिन वो इन शर्तों पे नहीं होगा कि भारत के हितों को कोई चोट पहुंच रहा। भारत ने तो शुरू से ये स्टैंड ये तो नहीं रखा था ना कि हम रसिया से ही लेंगे। हमने हमेशा से ये कहा था कि मार्केट में जो हमारे लिए फेवरेबल है हम उसके हिसाब से काम करेंगे, वो करेंगे। आज प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट गए तो हमने देखा उनका एनडीए पार्लियामेंट्री जो दल है, संसदीय दल, उसने स्वागत भी किया। और प्रधानमंत्री के लिए आज बड़ा दिन होगा। ये ट्रेड डील होना पूरे देश के लिए ही जो है एक रिलीफ की बात तो है कि एक बड़ा मसला है, एक बड़ी सुपर पावर के साथ आपका जो चल रहा था वो खत्म हुआ। तो क्या मूड था पार्लियामेंट में आज? बहुत ज़्यादा अपबीट मूड, जिसे अंग्रेजी में कहें ना, वैसा मूड नज़र आया। उसकी स्थिति ये थी कि पार्लियामेंट में 11 बजे पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होती है और पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक शुरू होती है सौरभ 9:30 बजे। 9:30 बजे से लेके आमतौर पे 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। आज पीएम का स्पीच तकरीबन पार्लियामेंट्री पार्टी में 10:50 तक चला, और जहां बैठक खत्म हुई और जहां से पार्लियामेंट हाउस आना था उसमें 6-7-8 मिनट का समय लगना था। मतलब पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग पार्लियामेंट कैंपस में है, वहाँ बैठक खत्म हुई और वहाँ से फिर पार्लियामेंट हाउस पहुँचने तक मतलब उतना ही समय छोड़ा गया। बाकी पीएम ने स्पीच में सब बताया कि हाँ आपको कैसे क्या क्या करना है। उसमें जो सबसे ख़ास बात थी वो ये कि एनडीए के सांसदों को उन्होंने ये कहा कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आप जाएं, और इस कहने के पहले उन्होंने ये कहा था कि आप लोग कैंटीन जाते हैं, चाय पीते हैं, उधर उधर समय बहुत बर्बाद करते हैं। ठीक है कि चाय आपको बहुत पसंद है, लेकिन चाय वाला भी तो पसंद होगा। तो चाय वाला जो कह रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। और चाय वाला ये कह रहा है कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस करें,
क्या क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को पहचानें, कौन से लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक माहौल बनाएं, कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को एकजुटता पे करें और समझाएं वहाँ पे कि क्वालिटी में आपको कैसे एकदम वर्ल्ड लेवल पे रहना है और सर्विसेज में कैसे रहना है। मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हो, आत्मनिर्भर तो हम हो ही, एक्सपोर्ट कैसे करें, इन सारी चीज़ों को लेकर आज की बैठक आज भी में टास्क सबसे दे बड़ा फोकस यही था सौरभ। और एक चीज़ उन्होंने जो कही कि इस सदी की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है कि वर्ल्ड के सेंटर स्टेज पे भारत है, तो उस लिहाज से हमें अवसर को, पत्थर की लकीर पे सुनहरी लकीर खींचना है, पत्थर पे वादत छोड़नी नहीं है। वादत छोड़नी नहीं है। बैक टू बैक दो बड़ी डील्स, ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील, वो भी बहुत बड़ी डील है, और उसके बाद ये ट्रेड डील हो जाना, ये बहुत दोनों बड़ी कामयाबियां हैं मोदी सरकार की। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है और फिर आगे तुरंत कनाडा, ब्राजील, ये सब वो आने पाइपलाइन वाले हैं वेटिंग अभी है। हाँ, तो अगर आप देखें नेगोशिएशन के हिसाब से तो ये शानदार है किसी भी देश के लिए। आप इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर आप ट्रेड डील कर रहे हो और किस प्रकार से अवसर खुल रहे हैं भारत के लोगों के लिए कि आप दुनिया के बाजार पे छा सकते हो, बशर्ते अपने आप को तैयार करो।